महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे बूझे हुए चूने का उपयोग कहाँ किया जाता है? बूझे हुए चूने का उपयोग, जो बूझा हुआ चूना होता है, बूझा, ठीक है, बूझा हुआ चूना, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है बेटा? बूझे हुए चूने का उपयोग कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है बेटा? बताना है आप लोगों ने। ये किया जाता है दीवारों की सफेदी करने में। जो दीवार होती हैं उनको सफेद करने में हम बूझे चूने का प्रयोग करते हैं। दीवारों को सफेद करने में या सफेदी करने में, सफेदी करने में। इसका सूत्र क्या होता है बूझे हुए चूने का? CaO। है सी ए। OH का होल्ड है। हाँ, वेरी गुड, सी ए है। ये है बेटा बूझे हुए चूने का सूत्र है सी ए ओ एच का होल ट्वाइस। इसका जो दूसरा नाम है बेटा वो कैल्शियम, बोलोगे? सभी बच्चों को बताना है। हाइड्रोसाइड। बिल्कुल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर जो बूझा हुआ चूना है उसको दीवारों को सफेदी करने में, है ना, दीवारों को क्या करते हैं, सफेदी करने में हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। और इसका नाम है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, और इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, है ना। ये बूझा हुआ चूना है। दूसरा, यदि हम इसमें और एक महत्वपूर्ण चीज देखें, फैक्टर देखें, कि कॉपर सल्फेट, आप लोगों ने कॉपर सल्फेट का विलयन पढ़ा होगा। कॉपर सल्फेट का सूत्र बताओगे बेटा पहले। यहाँ पे क्या करना हमने, कॉपर सल्फेट का सूत्र बताना है। CuSO4। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहाँ पर इसने बताया, विनीता ने ये बताया CuSO4 कॉपर सल्फेट का सूत्र है। कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है बेटा CuSO4, है ना। ये कॉपर सल्फेट है। और कॉपर सल्फेट का जब हम विलयन बनाएंगे, कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है, क्या है, कॉपर सल्फेट, है ना। जब हम इसका क्या बनाएंगे, विलयन बनाएंगे। क्या बनाना इसका, इसका बनाना हमने विलयन। विलयन कैसे बन सकता है, कॉपर सल्फेट को पानी के साथ डाल देंगे, इसमें पानी मिलाएंगे H2, क्या बनेगा कॉपर सल्फेट का, क्या बनेगा, विलयन बनेगा, है ना। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं CuSO4, और यहाँ पर दिखा सकते हैं एक्वस, ये बन गया, है ना। जब हम कॉपर सल्फेट, माना यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लेते हैं, ये प्रयोग हम करेंगे भी, आप लोग मुझे याद दिलाना, ठीक है ना। ये कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन बनाया, और इसमें हमने एक कील डुबाई। कील जानते हैं, कील किसकी चीज की होती है, कील किसकी होती है बेटा, लोहे की। लोहे की। हमने एक लोहे की कील डुबाई। लोहे का सूत्र क्या होता है, लोहे का प्रतीक क्या होता है, Fe, क्या होता है, Fe, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि मान लीजिए हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया CuSO4, अब रिएक्शन लिखना सीखने हमने। देखो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन को हम एक्वस लिखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, Fe हो गया आयरन, लोहा, लोहे की कील डुबाएंगे, तो ये क्या मालूम बना देगा, यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, ये है कॉपर सल्फेट के विलयन में जब हम क्या करते हैं, लोहे की कील को डुबाते हैं, तो भूरा रंग आता है उसका। उसका रंग कैसे हो जाता है, भूरा रंग हो जाएगा। ये जो लोहा है ना, लोहा तो लोहित कलर होता है, लेकिन ये कैसे हो जाएगा, भूरे रंग का हो जाएगा। तो भूरा रंग क्यों हुआ, है ना। तो भूरा रंग इसलिए हुआ कि जो कॉपर सल्फेट है, ये क्या करता है, जो लोहे की कील होगी वो क्या बना देगी, आयरन सल्फेट बना देगी, FeSO4 बना देगी। प्लस क्या हो जाएगा, कॉपर अलग निकल जाएगा। इसका नाम क्या है बेटा,
FeSO4 का नाम क्या होगा? आयरन सल्फेट। बिल्कुल। इसका नाम हो जाएगा, ये Fe होता है आयरन, और ये हो गया सल्फेट। ये आयरन सल्फेट बनाता है, और इसका रंग कैसे हो जाएगा? ये रंग होता है इसका भूरा रंग। इसका रंग कैसे हो जाएगा? भूरा। भूरा रंग हो जाएगा, है ना? तो ये रिएक्शन लिख सकते हैं। कौन सी अभिक्रिया है बेटा? अब थोड़ा सा पढ़ना तो है ही हमने। कौन सी अभिक्रिया? हमने अभिक्रियाएं पढ़ी। कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़ी? हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी, वियोजन अभिक्रिया पढ़ी, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा क्षेपी, है ना? ये सब अभिक्रियाएं पढ़ी। इनमें से कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? बहुत बढ़िया बताए। कौन बता रहे हैं? कौन सी अभिक्रिया बेटे? ये हमारे पास विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? परिभाषा बताने आप लोग। एक तत्व हाँ, दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है या पृथक कर देता है ना? उस अभिक्रिया को हम क्या करते हैं? कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी है। ठीक है ना? अब देखो यहां पर ध्यान रखना कि आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। एक तो विस्थापन अभिक्रिया के रूप में आ गया, है ना? विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा क्या है बेटा? इसमें विस्थापन अभिक्रिया हमने देख लिया। अब देखो, अब हम पढ़ नहीं रहे हैं, आप समझ रहे हैं। हमने पढ़ना था जो पढ़ लिया, है ना? अब देखो इस चैप्टर में ही इससे संबंधित है। यहाँ पर क्या हुआ कि हमने विस्थापन अभिक्रिया देखी। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, वो क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या होता है कि जब क्या होता है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, क्या कहा? कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबाया जाता है, तो लोहे की कील भूरे रंग की हो जाती है। क्यों? या इसके लिए एक रासायनिक समीकरण लिखिए, है ना? या हम ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबाया जाता है, तो उसका रंग क्या होगा? और उसके लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। उसके लिए क्या करना है? रासायनिक समीकरण लिखनी। तो हमने क्या करना है? हमने लेना है कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट में Fe डालना है। ये आयरन हो गया। आयरन को डालेंगे तो फिर क्या बनाएगा? आयरन सल्फेट बनाएगा। और आयरन सल्फेट का जो रंग होता है वो भूरा होता है। ठीक है ना? क्योंकि यह आयरन क्या कर देता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। इसलिए क्या होगा? ये क्या बनाएगा? आयरन सल्फेट। तो ये आपको याद रखना है। ये चीजें हमें बार बार पढ़नी भी है। दूसरा बेटा, एक होती है चिप्स की थैलियां। चिप्स आप लोग खाते हैं, है ना? खाना नहीं चाहिए। चिप्स की थैलियां, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है बेटा? नाइट्रोजन। बिल्कुल, वेरी। चिप्स की जो थैलियां होती हैं, है ना? चिप्स की थैलियां जो होती हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। क्या काम करता है नाइट्रोजन वहां? चिप्स की थैलियों में, है ना? कौन सी गैस भरी जाती है? तो यहाँ पर क्वेश्चन अधिकांश ऐसे पूछा जाता है, कौन सी गैस भरी जाती? ठीक है ना? कौन सी गैस कहा बेटा इन्होंने? एक होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है? N2। गैस के रूप में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, N2, है ना? नाइट्रोजन गैस। अच्छा, एक बात बताओ कि नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हो? नाइट्रोजन गैस को क्यों भरा जाता होगा? पैकेट को गर्म करने के लिए हम्म? क्या? सर, ताकि उसके अंदर जो सामान है वो खराब ना हो। खराब ना हो? क्यों नहीं होगा वो खराब? क्या क्या कौन सी मतलब अभिक्रिया होती है जिसके कारण वो खराब नहीं होता है? या दो प्रकार की अभिक्रिया बताई बेटा आपको। एक तो होता है अपचयन, और एक होता है उपचयन। क्योंकि यदि देखोगे तो जो तेल वाले पदार्थ होते हैं,
वो क्या हो जाते हैं, विकृत गंधित हो जाते हैं। विकृत गंधित मतलब लंबे समय तक रहेंगे तो उनका स्वाद और गंध बदल जाती है। लेकिन वो क्यों बदलता है? क्योंकि उसमें उपचयन क्रिया होती है, उपचयन अभिक्रिया, है ना। तो ये उपचयन अभिक्रिया किसके साथ होती है? तेल और उसके उपचयन। तो यहाँ पर उपचयन की क्रिया को रोकने के लिए, की क्रिया, उपचयन की क्रिया रुकेगी, है ना। उपचयन की क्रिया नहीं होगी, और उपचयन की क्रिया नहीं होगी तो जो चिप्स हैं वो क्या नहीं होंगे, अपचयित नहीं होंगे। ध्यान रखना, अपचयित एकदम उल्टा होता है। दूसरे का अपचयन करना, ठीक है ना, अप, उसको बोलते हैं बेटा अपचयित होने से बचते हैं। यहाँ पर अपचयित नहीं होंगे, ठीक है ना। इसलिए जो है उनको अपचयित होने से रोकने के लिए क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है, ठीक है ना। कि उसमें नाइट्रोजन भर करके ताकि वो अपचयित ना हो। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है बेटा? संग, CaCO3। हाँ, मर मर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र, और ये बताया इन्होंने CaCO3। इसका रासायनिक नाम क्या है बेटा? ये रासायनिक सूत्र हो गया, इसका रासायनिक नाम, कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अभी हम 3-4 दिन तक ऐसी प्रैक्टिस करेंगे कि हमें सब चीज हो जाएंगी याद, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाए, ठीक है। अच्छा, चूने का क्या सूत्र होता है? चूना, चूने का सूत्र बता। कौन सा वाला चीज? सूत्र जो होते हैं, सूत्र, CaCO3। CaCO3 तो किसका हुआ? CaO। हाँ, चूने का सूत्र होता है बेटा CaO। CaCO3 तब होता है जब वो दीवारों पे लगाते हैं और वो सूख जाता है ना, तब होता है। लेकिन जो चूना होता है, चूने का जो सूत्र होता है CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम ऑक्साइड। और दूसरा नाम क्या है इसका? शुष्क चूना। बिल्कुल, शुष्क चूना, ठीक है ना, इसको शुष्क चूना भी कहा है। उसके बाद है बेटा अवक्षेपण अभिक्रिया से अम्लीय लवण प्राप्त होते हैं, है ना। जो अवक्षेपण अभिक्रिया होते हैं उनसे एक अम्लीय लवण प्राप्त होते हैं। कौन सी अवक्षेपण, अवक्षेप किस में बनता है बेटा? जैसे बेरियम सल्फेट किस में बनता था अवक्षेप? बेरियम सल्फेट एक प्रकार का अवक्षेप है, किस में बनता है? जब हम सोडियम सल्फेट की Na2SO4 की रिएक्शन किससे करवाते थे? बेरियम क्लोराइड, है ना। तो क्या बनता है, देखो, और इसमें क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल NaCl, है ना। तो ये अवक्षेप बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहता है अवक्षेपण अभिक्रिया, इसको अवक्षेपण भी कह सकते हैं, अवक्षेपण हुआ, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको बोलते हैं अम्लीय लवण, जो घुलता नहीं है। क्या, कौन सा लवण है? अम्लीय लवण, अम्लीय, जो घुलने वाला नहीं होता है ना, अम्लीय लवण। ये कौन सी अभिक्रिया में बना? ये इस अभिक्रिया में। ये कौन सी अभिक्रिया थी बेटा, ये वाली? इस अभिक्रिया का नाम क्या था? Na2SO4 प्लस BaCl2, और हमारे पास क्या बना? बताओ। इसकी उसमें साउंड आ रही है बेटा, ज्यादा कर करके आवाज आ रही है। कोई और बच्चे बताओ, क्या हो रहा है इसमें, बताओ। कौन सी अभिक्रिया है? सर विस्थापन अभिक्रिया। इसने कहा विस्थापन अभिक्रिया, सही है बेटा, विस्थापन। क्या विस्थापन अभिक्रिया है?
विनीता की आवाज नहीं आ रही बेटा। ठीक है ना, विस्थापन अभिक्रिया, इसका माइक आवाज कर रहा है। क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया? क्या ये विस्थापन अभिक्रिया है? और बच्चे बताओ बेटा। बताओ कौन सी अभिक्रिया है, पहचानना। कुछ गड़बड़ हो रहा था। विस्थापन अभिक्रिया में तो अभी बताया हमने, एक तत्व होता है। द्विविस्थापन। बिल्कुल, वेरी गुड, है ना। इसके आगे द्विविस्थापन कहते हैं इसको, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होता है, कौन बताए? आयनों का आदान प्रदान। बिल्कुल, वेरी गुड। देखो, द्विविस्थापन अभिक्रिया है बेटे। द्विविस्थापन अभिक्रिया इसलिए है कि यहाँ पर देखो, इसके और सोडियम के, इनके आयन क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। इसका सल्फेट आयन यहाँ आ रहा है, इसका क्लोराइड आयन उधर जा रहा है। तो जहां पर क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन। ये विस्थापन नहीं, विस्थापन में क्या हो रहा था, जैसे हमने Fe को लिया, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाई, ठीक है ना। क्या बना इसने, ये बना FeSO4 प्लस, क्या हुआ, CO अलग निकल दिया। एक तत्व है, दूसरे तत्व को, यहाँ पर देखो, दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है या हटा देता है ना। तो ये देखो FeSO4 बन गया और ये अलग हो गया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में क्या हो रहा है, ये हटा नहीं रहा है, ये आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। इसको यहां से यहां आ गए और इसके यहां आ गए, है ना। देखो NaCl बन गया, ये BSO4 बन गया। तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब एक क्वेश्चन आते हैं, जैसे साग सब्जी होती है, ठीक है ना, और माना साग सब्जियां को आप लोग इकट्ठे रखोगे। साग सब्जियां जानते हैं आप लोग, सब्जियों का कोई कबाड़ है ना। मान लीजिए आपने क्या किया, सब्जियां बची आपके पास, कटी हुई सब्जियां, है ना, और बहुत अधिक मात्रा में है, उनको यहाँ जमा कर दो। सब्जियां कटी, जब सब्जियां हो गई, फल हो गया, है ना, और बहुत सारी चीजों को एक साथ रख दो यहाँ। अब रखने पर क्या होगा बेटा, वो क्या होने लगेगी, सड़ने लगेगी और एक प्रकार का कंपोस्ट बनने लगेगी। कंपोस्ट का मतलब खाद बनने लगेगी। इस प्रक्रिया, वो कौन सी प्रक्रिया होगी, कि माना हमने साग सब्जियों को विघटित होकर के कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया कौन सी होगी। हमने साग सब्जियां ली और उसको सड़ाने के लिए रख दिया, ये विघटित होकर के वो कंपोस्ट बनाना शुरू कर दी, है ना। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। और इसमें दो प्रकार की अभिक्रिया होती है बेटा, एक तो या तो उष्मा शोषी हो सकती है या उष्मा क्षेपी हो सकती है। ये ऑप्शन दिए मैंने आपको। माना साग सब्जियां कहीं पर सड़ रही हैं, तो उसमें से उष्मा निकलेगी या उष्मा अवशोषित होगी। सर उस पर उत्पन्न होगी। उष्मा उत्पन्न होगी। उष्मा उत्पन्न होना किस में होती है, उष्मा छिपी में। बिल्कुल, यहाँ पर होगा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा क्षेपी। जो सब्जियां हैं, साग सब्जियां हैं, विघटित होकर के क्या बनाती हैं, कंपोस्ट बनाती हैं, और उसको हम बोलते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। याद रखना आपको, है ना। साग सब्जियां सड़ करके ऊष्मा निकलती है उनमें से, उनको क्या बोला जाता है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। अच्छा, श्वसन कैसी अभिक्रिया है, जैसे श्वसन, हम श्वसन करते हैं ना, श्वसन की क्रिया करते हैं, तो श्वसन कौन सी क्रिया में आता है, उष्मा क्षेपी या उष्मा शोषी में? उष्मा शोषी। ये होगी उष्मा शोषी ना। ये भी क्या होती है बेटा, ये भी उष्मा क्षेपी होती है। कैसी होती है, उष्मा क्षेपी। श्वसन की क्रिया के दौरान हम हमारे शरीर से ऊष्मा निकलती है ना, जो श्वसन की क्रिया होती है। तो ये भी क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या प्राप्त होता है बेटा,
कार्बोहाइड्रेट मालूम है आप लोगों को? यहाँ पर हम ले लेते हैं C12 H22 O11, किसका सूत्र है? याद रखना आपको, कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में किसका सूत्र है? C12H22 और O11। इसको याद रखना है, बहुत मजेदार है, रोज शाम सुबह आप लोग खाते हैं इसको। क्या है बेटे? किसका सूत्र है? किसका सूत्र होगा? ये है चीनी, इसको हम बोलते हैं चीनी या शुगर। ये चीनी का सूत्र है, ठीक है ना? ये चीनी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। जब ये टूटेगा, टूटने से प्राप्त क्या होगा? इस कैसे टूटता होगा? इसमें पानी मिलाते हैं और ये टूट करके क्या बना देता है? ग्लूकोज बना देता है। क्या बना देता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ये होता है C6H12 और O6 होता है, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या ग्लूकोज प्राप्त होते हैं, ये याद रखना आपको। जब कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं तो उससे क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज प्राप्त होता है ना? सफेद सफेद अवशेप वाला पदार्थ कौन सा होता है जिसका सफेद अवशेप होता है? सफेद अवशेप वाला पदार्थ कौन सा होता है जिसका सफेद अवशेप होगा? वाला पदार्थ जिसका सफेद अवशेप प्राप्त होगा। अभी तक हमने पढ़ा था, है ना? हमने कहा था सोडियम सल्फेट लेंगे, Na2SO4 लेंगे, इसके किसके साथ रिएक्शन करवानी बेटा? बेरियम क्लोराइड। क्या बनेगा बताओ? इसमें क्या बनेगा? ये 2-3 बार अभी बता चुका मैं रिएक्शन। क्या बनेगा बेटा यहाँ पे? तो सही से बताओ। BaSO4 बिल्कुल, बहुत बढ़िया। plus हाँ, 2 NaCl। प्लस 2 NaC, है ना? इसमें जो सफेद अवशेप बनता है बेटा वो इसका बनता है, बेरियम सल्फेट। कैसे अवशेप होता है इसका? सफेद अवशेप होता है। कैसे? सफेद अवशेप, है ना? और कौन सी अभिक्रिया है? सिद्धार्थ बताएगा कौन सी अभिक्रिया बेटा? सिद्धार्थ या और बच्चे भी जुड़े हैं कि सब भी जुड़ा हुआ है? कौन सी अभिक्रिया बेटे? और बच्चे बताओ। साक्षी तो बता देगी, बता दे बेटा, चल बता, तू ही बता। द्विविस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल, द्विविस्थापन। क्या बोलेंगे इसको? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है बेटा? अन्य बच्चे बताओ, साक्षी अभिनेता को छोड़ कर। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? हाँ दीपक बता। आयनों का आदान प्रदान। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ना? जहां पर क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन क्या होता है बेटा? आयन एक्सचेंज होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना? और इसमें बनता है हमारे पास BaSO4, जिसका कैसा अवक्षेप होता है? सफेद अवक्षेप होता है। कैसा अवक्षेप होता है इसमें? सफेद अवक्षेप, है ना? उसके बाद है, नेक्स्ट है, एक नियम है और है बेटा, यहाँ पर एक चीज और है, वो है द्रव्यमान द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है ना? ये है बेटा, ये कहता है कि न तो ऊष्मा उत्पन्न की जा सकती है और ना ही, सॉरी, न तो द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है ना? किसी चीज को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना? कोई भी चीज में क्या होती है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। न तो ऊष्मा उत्पन्न की जा द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से हम दूसरे रूप में उसे परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक हो गया? इतनी चीजें आपको याद रखनी, ठीक है? नेक्स्ट है बेटा, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रिडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? रिडॉक्स। जिसमें उपचयित एवं अपचयित दोनों एक साथ। हाँ, जिनमें उपचयन
उपचयन व अपचयन। उपचयन और अपचयन एक साथ होता है। उपचयन और अपचयन क्या होता है? एक साथ होता है। उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। मान लीजिए हमने कहा कि कोई तांबा है ना, तांबे का बर्तन है, और उस पर एक हरी परत जमा हो जाती है, हरे रंग की परत जमा हो जाती है। कौन सी क्रिया हुई बेटा? तांबे है, तांबा आप लोगों ने देखा होगा, तांबे पर हरी परत होना किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है बेटा? यदि माना तांबे पे हरी परत, संचारण का। बिल्कुल, ये है संक्षारण का। किसका है? संक्षारण। इसको बोलते हैं बेटा संक्षारण। संक्षारण हुआ। क्या हुआ? संक्षारण हुआ। है ना। संक्षारण की क्रिया में क्या होता है कि जो तांबे की परत है उस पर कैसे लग जाता है? हरे रंग की परत जमा हो जाती है ना। तो उसको बोलते हैं संक्षारण। अब मान लीजिए जंक लगने, जंक तो आप लोगों ने देखो, सुना भी है, जो जंक लगता है बेटा, जंक, जंक, जंक लगने के लिए कौन कौन से आवश्यक होते हैं? किसके कारण जंक लगेगा? कौन से कारक होंगे जिनसे जंक लगेगा? कब जंक लगता है? लोहे पर। ये लोहा है, सर फर्श। जब कोई वस्तु बाहर छोड़ी जाती है। बिल्कुल। तो पहला कारण तो है धातु की खुली सतह। सही कहा इसने, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा? धातु की जो खुली सतह होगी, एक कारण होगा, उसकी सतह क्या होगी? खुली होगी। दूसरा क्या होना चाहिए बेटा वहां पे? पहला कारण तो मैंने जो धातु होगा वो खुले में होगा, क्योंकि ताकि उसमें क्या लग जाए? खुली सतह होगी, ओपन होगा। दूसरा क्या कारण होगा? आर्द्रता। हाँ बिल्कुल, है ना। यानी कि वायु में आर्द्रता होनी चाहिए। वायु में आर्द्रता, ठीक है ना, आर्द्रता, आर्द्रता। तीसरा क्या होना चाहिए बेटा इसमें? ये होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति। तीन चीजें होंगी तो उसमें जंक लग जाए। ठीक है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति। अच्छा एक बात बताओ, ये तीनों अभिक्रिया क्या कर रही हैं? जंक लगने में मदद कर रही है ना। तो जंक लगने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये जंक है, एक क्रिया है, जंक लगना मैंने संचारण होना, है ना। इस संचारण को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करते हैं हम लोग कि जंक न लगे? संचारण की क्रिया को होने से रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? क्या करते हैं हम घरों में? माना कोई चीज खराब हो रही तो हम क्या कर देते उसको? किसी को नहीं पता। माना हमने लोहे की कोई वस्तु बना के लाई, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं उसमें ताकि वो खराब ना हो? कुछ ना कुछ तो करते होंगे। कुछ नहीं करते बेटा। पेंट नहीं लगाते, पेंट, पेंट लगा देते हैं। ठीक है ना। जैसे लोहे की कोई वस्तु बनाई तो सबसे पहले उसको क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। तो पेंट लगाने से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये लोहे की रॉड है या लोहे सरिया है ना। अब मान लीजिए आप चाहते हैं इसको खराब ना हो जाए, तो इसके ऊपर क्या कर देते हैं? पेंट लगा देते हैं। और इस पेंट लगने से क्या होगा? उसमें जंक नहीं लगेगा। जंक नहीं लगेगा तो संक्षारण की क्रिया नहीं होगी। अब उससे क्या हुआ? एक जो खुली सतह है ना, खुली सतह, इसको हमने बंद कर दिया, इसके ऊपर पेंट लगा दिया, इसकी सतह जो है खुली नहीं रहेगी।
उसमें वायु संपर्क में नहीं आया। वायु कहाँ से आता था? जो नमी थी वो संपर्क में नहीं आई। किसके? क्योंकि हमने पेंट लगा रखा। पेंट पेंट अंदर नमी को नहीं जाने देता है। ठीक है ना? ऑक्सीजन भी नहीं आने देता। ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी तो इसमें क्या नहीं होगा? संक्षारण की क्रिया, ये जंग नहीं लगेगा। या तेल लगा दो इसके चारों तरफ। हमने रॉड ली, उसके ऊपर तेल लगा दो, है ना? तेल मैंने कड़वा तेल लगा दो, तभी थोड़े कुछ दिनों तक बचेगा। लेकिन पेंट लगाने से क्या होगा? संक्षारण की क्रिया नहीं होती है ना? जो पाचन की अभिक्रिया होती है बेटा, वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? पाचन। पाचन आप लोगों ने देखा हो, खाना पचता है जिसमें। पाचन की क्रिया क्या होती है? पाचन की क्रिया कौन सी क्रियाएं हैं जो हमने पढ़ी अभी तक? उनमें से कौन सी पाचन की क्रिया? भोजन के पाचन, है ना? यहाँ पर भोजन का पाचन कर सकते हैं। पाचन माने भोजन का पाचन। भोजन का पाचन, है ना? किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की क्रिया है? कौन से प्रकार की? जिससे भोजन पचता है। ये है, याद रखना, भोजन का पाचन होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है बेटा? वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा बताओ। वियोजन की अभिक्रिया की परिभाषा बताने हो। क्या होता सर है वह बेटा? अभिक्रिया जिसमें हाँ, एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। बिल्कुल। जिसमें एकल उत्पाद टूट करके छोटे छोटे पदार्थ या उत्पाद बना देता है ना? एक एकल अभिकर्मक जो है टूट करके छोटे छोटे उत्पाद बना देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना? इसका उदाहरण क्या बताया था बेटा मैंने आपको लोगों को? एक तो भोजन का पाचन भी है इसका एग्जाम्पल, है ना? तो भोजन की पाचन की अभिक्रिया नहीं लिखी जा सकती, तो हम इसको अभिक्रिया के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए अभिक्रिया क्या होती है? याद करो। ठीक है ना? इसको हमने क्या किया था? गर्म किया था, ऊष्मा दी थी। और क्या बनाया था उसने? और प्लस क्या निकला था इसमें? इनके नाम बताने हैं। CO2। हाँ, बिल्कुल। इनके नाम बताने हैं। क्या क्या नाम है इनके शुरू से? ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत बढ़िया। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या है? ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इसको वियोजन अभिक्रिया समझ सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया हमारे पास ये हो गया, जिसमें क्या होगा? एकल अभिकर्मक टूट करके दो या दो से अधिक क्या बना लेता है? पदार्थों का निर्माण करता है ना? उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, है ना? अच्छा, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस क्या थी? मीथेन। हाँ, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को फटाफट बताने की कोशिश करनी है, अन्य बच्चे भी, है ना? जो प्राकृतिक गैस थी बेटा, वो थी हमारे पास मीथेन, CH4। और इसका जब हम दहन करते हैं, जलाते हैं इसको, तो जलाने पर क्या होता था? O2 के साथ क्या बनता था इसमें? यहाँ पर बनता था CO2 प्लस H2O, है ना? दहन करने पर। तो देखो बेटा, ये दहन करने पर ये चीजें बनी। ठीक है ना? एक तो बनता है, जो पूछा जाएगा आपसे, प्राकृतिक गैस का दहन करने पर क्या बनता है? तो एक तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, और प्लस ऊर्जा निकलती इसमें, ऊष्मा निकलती, ऊर्जा, है ना? ये तीन चीज। तो अभी तो ये क्या, कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण था ये? कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण था बेटा ये? ऊष्मा छेपी। बिल्कुल, ये था ऊष्मा छेपी नहीं थी, ऊष्मा शोषी था। जब दहन होगा, हाँ, ऊष्मा छेपी, सॉरी, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होगी। इसमें ऊष्मा निकल रही है ना? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होगी, राइट।
तुम लोग सही। देखो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, मुझे भी मालूम नहीं हो रहा, तुम्हें पता लग रहा है। तो ये होता है पढ़ाई का अंतर, है ना।